नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। यूके प्राइम में आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की तमाम अहम और बड़ी खबरें। देहरादून में त्रिवेंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में 14 बिंदुओं पर मुहर लगी। इस दौरान सरकार के शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि एक बिंदु पर कमेटी बनाई गई है, लेबर और इंडस्ट्री से संबंधित कमेटी बनाई गई है। उन्होंने कहा बैठक में राज्य में आगामी स्थिति पर कोविड-19 को लेकर चर्चा की गई। प्रदेश में 13 तारीख को कोरोना मरीजों की संख्या 70 थी और 20 तारीख को 130 हो गई। रिकवरी प्रतिशत पहले 65% था, जो घटकर अब 40% पर आ गया है। प्रदेश में प्रवासियों की संख्या 56%, तबलीगी मरकज के 32%, कुल मिलाकर 88% है। मदन कौशिक ने कहा प्रदेश से 45,000 से ज्यादा लोग अपने राज्य में पहुंचे हैं। तो त्रिवेंद्र आज पहले में जो कोविड पर लगभग 1.5 घंटा से ज़्यादा चर्चा हुई, राज्य में कोविड की स्थिति को लेकर, आने वाले प्रवासियों को लेकर, वर्तमान में जो स्थिति है उसको लेकर, आने वाले समय की स्थिति को लेकर, क्या हमें करना है उसको लेकर, माननीय न्यायालय का आदेश आया उसको लेकर, ये सब चर्चा विस्तृत रूप से की गई। इस संबंध में जो 13 और 20 तारीख के बीच का हमने आकलन किया, प्रवासियों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती गई वो आकलन हम लोगों ने किया। जो टोटल रिपोर्ट है 13 तारीख को हमारे यहाँ 9,820 हमें प्राप्त हुई थी और 20 तारीख को टोटल रिपोर्ट जो है वो 13,048 जो रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई है कोविड की टेस्ट की रिपोर्ट, यानी हमने जो इन 7 दिनों में एक बड़ी संख्या में हमें रिपोर्ट प्राप्त हुई है प्रवासियों के आने के कारण, यानी 9,820 और 13,048, तो लगभग 3,000 से ज़्यादा हमें मिली है। इसकी जो संख्या निगेटिव है, जो इसमें से 9750 13 तारीख तक थी, आज तक वो 12,945 हो गई। जो पॉजिटिव केस थे 13 तारीख को 70 थे और कल 20 तारीख तक वो 130 हो गए। जो रिकवर थे 13 तारीख को 46 थे और कल तक वो 53 हुए। हमें सबसे ज़्यादा जो देखने को मिला कि जो डबलिंग था, पहले हम 45 दिन थे हमारा डबलिंग में, अब वो 9.5 दिन आ गए। डबलिंग के पहले जो 4.66 डेज ऐसा था, अब जो 20 तारीख को जो डबलिंग का हमने आकलन किया वो 9.5, जो भारत का एवरेज है उससे थोड़ा ज़्यादा है, मतलब उससे खराब है, अच्छा नहीं है। रिकवरी परसेंटेज पहले हमारा 65 था, वो घटकर 40 आ गया है। हमारे 3 जिले टिहरी, चमोली और बागेश्वर, ये नए जिले थे जो इफेक्ट हो गए हैं। इस प्रकार जो एक आकलन हम लोग कर रहे थे कि जो हमारे प्रवासी भाई आएंगे उनके कारण इस प्रकार की परिस्थिति बनेगी, और वो परिस्थिति हमें सामने नजर आई है जो हमारे आज हमने आकलन किया है। तो वहीं देहरादून के कांग्रेस भवन पर राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प वर्षा कर पुण्यतिथि मनाई गई, जिस पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि राजीव गांधी हमारे देश के ऐसे व्यक्ति थे जो सबसे कम उम्र में हमारे देश के प्रधानमंत्री बने और उनके कार्यकाल में, उनका कार्यकाल केवल 5 साल का था, लेकिन जो क्रांति उन्होंने की है 73वां और 74वां संविधान संशोधन, जो सबसे बेहतरीन संशोधन था। महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया, पंचायतों में आरक्षण देने का काम किया, महिलाओं को सम्मान देने का काम लगातार उन्होंने किया है। राजीव गांधी हमारे देश के एक ऐसे ओजस्वी नेता थे, सबसे कम उम्र में, सबसे युवा अवस्था में वो देश के हमारे प्रधानमंत्री बने। उनके कार्यकाल में बहुत 5 साल का केवल कार्यकाल रहा, लेकिन जो क्रांति उन्होंने करी 73वां और 74वां संविधान संशोधन
ये हिंदुस्तान के संवैधानिक संशोधनों में सबसे बेहतरीन संशोधन था। महिलाओं को आरक्षण, पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से पंचायतों में आरक्षण किया गया, स्थानीय निकायों में आरक्षण किया गया, महिलाओं को सम्मान दिया गया, ये 73वें 74वें संशोधन का कमाल है। और उसके बाद जो आज आप और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, अभी आप पूरे देश और दुनिया में इस बात को सेकंडों के अंदर फैला दोगे, वो सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति, वो भी राजीव गांधी की देन है। तो वहीं मसूरी में भी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर लॉकडाउन के नियमों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया और कांग्रेस के वक्ताओं ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी नए भारत के निर्माता थे। परिकल्पना 21वीं सदी के भारत की थी और जिसमें उन्होंने करके भी दिखाया। उन्होंने संचार क्रांति के जनक के रूप में जो है हमको जाना जाता है और आज उसका रूप और स्वरूप और उसका देश को आगे बढ़ाने में कितना योगदान है वो आज परिलक्षित हो रहा है। तब समझते थे हम कि कंप्यूटराइज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, ये सारी चीज़ें ऐसे हो जाएंगी, कैसे हिंदुस्तान चल, शायद श्रमिकों को, नौजवानों को रोज़गार से वंचित होना पड़ेगा। लेकिन आज ठीक उसके उलट तो नौजवानों को जो है सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के रूप में जो है इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड प्रदेश में लॉकडाउन के चलते ऑड इवन की व्यवस्था लागू की गई थी, जिस पर त्रिवेंद्र सरकार ने यू टर्न लेते हुए उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया, जिस पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सरकार को घेरते हुए कहा कि इस सरकार को यू टर्न सरकार नाम दिया जाना चाहिए, क्योंकि हर मामले में सरकार यू टर्न लेती है और कभी भी अपनी बात पर अडिग नहीं रहती, क्योंकि इस सरकार में सोच और दृष्टि नहीं है। ये तो जब पैदा हुई थी सरकार तब से यू टर्न सरकार है। इसको तो हमने नाम ही यू टर्न सरकार दिया था। अब आप लोग उसको माने ना माने, लेकिन हर मामले में, इसमें देख लीजिए, कोरोना में एक दिन कुछ कहते हैं, दूसरे दिन दूसरी बात कर देते हैं, तीसरे दिन तीसरी बात कर देते हैं। ये सरकार तो अपनी बात पर कभी अडिग रहती नहीं, क्योंकि दृष्टि नहीं है, सोच नहीं है। अगर सोच और दृष्टि होती तो क्वारंटीन के मामले में इतनी बड़ी चूक नहीं करते। दृष्टि और सोच ना हो और किसी से राय लेनी नहीं, अपने को सबसे बड़ा होशियार समझना। जसपुर में बोर्ड की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें मौजूद जसपुर के चेयरमैन प्रतिनिधि हाजी जाहिद हुसैन, चेयरमैन मुमताज बेगम, अधिशासी अधिकारी की अध्यक्षता में मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें कई तरह के प्रस्ताव को भी मेंबरों ने और चेयरमैन ने पास किया। वहीं नगर पालिका में तैनात सफाई कर्मचारियों का कहना है कि सफाई कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है, सौतेले व्यवहार भी उनके साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश का रहने वाला है जो नगर पालिका में अस्थायी सफाई कर्मचारी की जगह पर कार्य करता है। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह से हमें हमारी नौकरी से निकाल कर दूसरों को रखा जा रहा है, जिससे हमारे घरों में रोजी रोटी का संकट पैदा हो रहा है। संविदा पे और स्वच्छता समिति में बैठ लगा हुआ है और नई नियुक्ति में भी बैठ लगा हुआ है। तो हम लोग सफाई कर्मचारी आउटसोर्सेज के माध्यम से हमारे यहाँ बहुत पूर्व से काम करते आ रहे हैं और आज भी वो काम कर रहे हैं, जिससे नगर की साफ सफाई और जो हमारा कोरोना जो चल रहा है इसमें भी विशेष रूप से इनका योगदान हमें मिल रहा है। इन कर्मचारियों का कहना ये है कि जो सफाई नायक हैं ये अपने जो भाई भतीजा या अपने रिश्तेदार हैं उनको वरीयता देते हैं और जो अन्य लोग हैं उनको, जो बेरोजगार हैं, उनको ये लोग वरीयता नहीं दे रहे हैं। इसमें हमने उनसे आश्वासन दिया है कि इसकी हम जांच करेंगे, इसमें कौन कितने लोग अपने आए कितने बाहर हैं, क्योंकि ये हमारे कर्मचारी नहीं है। तो वहीं दिनेशपुर में नगर पंचायत की एक भूखंड पर एक अज्ञात व्यक्ति ने कब्जा कर लिया। जानकारी पर पहुंचे राजस्व विभाग, पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर जमीन को खाली कराया। वहीं ईओ ने बताया कि किस व्यक्ति ने भूखंड पर कब्जा किया, इसकी जांच की जा रही है। ये दरअसल सरकारी संपत्ति है। इस पर जो है विगत बिजली बोर्ड द्वारा जो है इसकी पैमाइश कराते हुए इस पे अपना स्वामित्व सिद्ध प्रदर्शित किए जाने वाला बोर्ड स्थापित किया गया था। इसी मध्य कोई लॉकडाउन की अवधि में किसी द्वारा इसको जमीन पर कब्जा करने की नीयत से जो है
इसको बोर्ड को हटाया गया और यहाँ पर ये रेता बजरी और ये डाले गए हैं। स्मार्ट बनने की दौड़ में देहरादून फिसड्डी साबित होता जा रहा है। दरअसल स्मार्ट सिटी के तहत पलटन बाजार में खुदाई का काम जनवरी महीने में ही शुरू हो गया था। सुस्ती चाल से चलते काम ने पलटन बाजार को स्मार्ट की बजाय बदतर कर दिया है। व्यापारी बताते हैं कि धूल मिट्टी इतनी है कि कोई ग्राहक चंद मिनटों के लिए भी नहीं रुक सकता। इससे उनके व्यापार पर काफी असर पड़ता जा रहा है। इससे तो हमारा जितना भी व्यापार है अत्यधिक प्रभावित है। इसमें अभी तो थोड़ा सा पानी वानी की व्यवस्था हो गई है, अदरवाइज धूल होने की वजह से जो कस्टमर यहाँ पे रुकता ही नहीं है। और वैसे भी कोरोना की वजह से ग्राहक की आवाजाही बहुत ही कम से कम है और उबड़ खाबड़ हो रहा है, पत्थर पड़े हुए हैं, मतलब बिल्कुल ही जो व्यापार है बिल्कुल चौपट ही है इस समय। देहरादून नगर निगम बोर्ड की बैठक की गई, जिसमें मेयर सुनील ओनियाल गामा ने बताया कि अब कोविड-19 टैक्स लगाने की तैयारी की जा रही है। मेयर ने कहा कि राज्य से बाहर से जो भी गाड़ी आएगी, चाहे वो टैक्सी हो चाहे वो प्राइवेट गाड़ियां हो, जिस तरीके से अन्य जगह पर कोविड-19 टैक्स लगाया गया है और लिया जाता है, उसी तरीके से हम भी इसकी योजना बना रहे हैं। जल्दी ही हम इसमें शासन से अनुमति लेंगे और आगे इस प्रक्रिया को करेंगे। वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत दसमाना ने कहा कि कोविड-19 में किसी का भी फायदा नहीं हुआ, पूरे देश का नुकसान हुआ है। लेकिन लगता है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसको फायदा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से पूरे कोविड-19 का मजाक बनाया है वो बड़ा ही निंदनीय है। कई लोगों का इस समय जो वेरिफिकेशन के नाम पे और जो राशन के नाम पे लोगों को चिन्हित किया गया है, परिवार चिन्हित किए गए, तो ऐसे कई लोग आए हैं जिन्होंने झुग्गी झोपड़ियां बना रखी है और वो किराए पे आगे दे रखी हैं। तो उनके लिए जो है ऐसी सूची तैयार करके उनसे कमर्शियल टैक्स लेने के सुझाव हमारे कार्यकारिणी के साथियों ने दिया है, उस पर हम विचार करें। तो वहीं कोरोना आपदा से प्रभावित हवाई सेवा अब 25 मई से शुरू होने जा रही है, जिसे देखते हुए उत्तराखंड के सबसे बड़े एयरपोर्ट देहरादून हवाई अड्डे पर तैयारियों को पूरा करने का काम शुरू हो गया है। एयरपोर्ट पर सीमित संख्या के साथ विमान सेवा शुरू हो गई है, जो सिर्फ घरेलू उड़ान के साथ ही कुछ एयरपोर्ट और राज्यों में ये सेवा होगी। आपको बता दें कि पार्किंग के साथ टनल, बिल्डिंग और आने जाने के गेट, टिकट घर को सैनिटाइज किया जा रहा है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार एयरपोर्ट को शुरू करने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है, तो उसको देखते हुए देहरादून का ये हवाई अड्डा भी अब 25 मई के लिए तैयार है। जी हाँ, जॉलीग्रांट एयरपोर्ट है, यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही हैं। सुरक्षा के तमाम उपायों को तो यहाँ पर लागू किया जा रहा है। इसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति बाहर का अंदर आएगा तो उसकी थर्मल स्कैनिंग होगी, बाकायदा उसका मेडिकल भी यहाँ पर होगा, तभी उसको एंट्री होगी। तो 25 मई से जिस तरह से भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि घरेलू उड़ानों के लिए एयरपोर्ट का संचालन होगा, तो उसको देखते हुए एयरपोर्ट प्रशासन जो है अपनी तैयारियों में जुट गया है। सुरक्षा के उपाय के साथ ही यहाँ पर तमाम तरह की एहतियात बरतते हुए सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, ताकि किसी भी तरह का कोई गलत कोरोना अगर किसी में लक्षण है तो वो अंदर ना जा पाए। इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि लोगों का लंबा इंतजार यहाँ पर अब खत्म हो रहा है। 25 मई को कुछ उड़ानों की परमिशन यहाँ पर मिल सकती है, जिसकी तैयारी एयरपोर्ट पर देखने को मिल रही है। राजकुमार, प्राइम न्यूज़, कोईवाला। तो वहीं उत्तराखंड के 1086 प्रवासी बेंगलुरु से लालकुआ सुपरफास्ट श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन से पहुंचे, जहां स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की टीम ने सभी प्रवासी नागरिकों की सघन जांच करते हुए राज्य के विभिन्न जनपदों के लिए उन्हें बसों में बैठाना प्रारंभ किया। करीब 2600 किलोमीटर की थकान भरी यात्रा के बाद भी प्रवासी उत्तराखंड वासियों के चेहरे पर सुखद आत्मीयता का भाव देखा गया और अपनी माटी की खुशबू पाकर प्रवासी काफी खुश दिखाई दिए और उन्होंने उत्तराखंड सरकार का आभार जताया। राज्य में विद्यार्थियों की परीक्षा पर असमंजस की स्थिति से पर्दा उठ गया है। अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा ने बताया कि 7 जून तक ऑनलाइन पढ़ाई पूरी कराई जा रही है और परीक्षा 1 जुलाई से शुरू होगी। वहीं विद्यालय शिक्षा सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि शनिवार को रामनगर बोर्ड के साथ बैठक होगी, जिसमें तय होगा कि छात्र छात्राओं के बची परीक्षा कब की जाएगी। के दिन रामनगर बोर्ड के साथ एक मीटिंग फिक्स हुआ है, तो उसमें सभी पहलुओं को विचार विमर्श करने के उपरांत
हम अपने प्रस्ताव जो है और चीफ सेक्रेटरी साहब को सबमिट करेंगे, क्योंकि इसमें शिक्षा विभाग का को क्या सूट करता है, उसके साथ साथ जो बाकी कोरोना कंट्रोल को लेकर के जो स्टेट लेवल पर कार्रवाइयाँ चल रही है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसकी परीक्षण आवश्यक है। इसलिए मुख्य सचिव के थ्रू माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुमोदन लेने के उपरांत उसकी जो बोर्ड परीक्षाओं के अंतिम निर्णय जो है अवगत कराया जाएगा। काशीपुर में डीएलएड के 2 साल का पाठ्यक्रम पूरा कर चुके अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार से सरकारी विद्यालयों में नियुक्ति की मांग को लेकर काशीपुर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि उत्तराखंड के कई छात्र छात्राएं 2 साल के डीएलएड के पाठ्यक्रम को पूरा कर चुके हैं, जिसके बाद प्रशिक्षित अभ्यर्थियों द्वारा प्रदेश सरकार से लगातार सरकारी विद्यालयों में नियुक्ति की मांग की जा रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि जहां एक तरफ पूरा देश कोरोना जैसी घातक महामारी से गुजर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पहाड़ में इसका असर कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। वहीं पौड़ी कुछ गांव के जसवीर रावत ने बंजर खेतों को आबाद करने की ठान ली है। उन्होंने अपने घर पर पाली हाउस बनाकर पौधा उगाई और अब वो बेहतर सब्जी उत्पादन कर रहे हैं। जसबीर रावत ने कहा कि वो अपने क्षेत्र में रहकर स्वरोजगार करेंगे और साथ साथ दूसरे युवाओं को भी स्वरोजगार के प्रति जागरूक करेंगे। तो मेरा भी सरकार से मेरी विनती है सरकार से कि सरकार को जो यहाँ पे युवा लड़के हैं, उन लड़कों की मदद करनी चाहिए, उन लोगों को प्रशिक्षण देना चाहिए। और मेरा भी प्रयास है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस काम में सम्मिलित करूं, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करूं। और अभी स्टार्टिंग में लोग केवल अपने खाने भर तक का भी अगर ये काम करते हैं, धीरे धीरे उनको जो है कि इस चीज़ का नॉलेज होगा, इसका एक्सपीरियंस होगा, तो वो लोग काफ़ी अच्छे स्तर पर काम कर सकते हैं। हिमाचल एक उदाहरण है, वहाँ पे काफ़ी लोगों ने क्या कहते हैं, वहाँ पे काफ़ी साल से इस काम में लोगों की जो है कि काफ़ी उनको इंटरेस्ट है, काफ़ी नॉलेज है, तो वहाँ पे लोग उसका फ़ायदा उन लोगों को मिल रहा है। तो हमारे यहाँ पे भी लोगों को फ़ायदा मिलेगा धीरे धीरे, जब उनको प्रशिक्षण होगा, उनको इस चीज़ के बारे में एक एक्सपीरियंस होगा तो उनको मुझे यकीन है कि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा होगा। और मेरी जो एक 14 सालों से मेरी जो एक मैंने संकल्प लिया है लोगों को इस चीज़ में कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का, कि लोग यहाँ पे काम करें। अभी मैंने भी 14 साल पहले बाहर से एक अच्छी जॉब छोड़ करके इस काम को स्टार्ट किया। कोरोना वॉरियर्स के रूप में अहम भूमिका निभाने वाले परिवहन कर्मियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। ऐसे में परिवहन चालकों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। वर्तमान समय में परिवहन कर्मी अपनी जान हथेली पर रखकर लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लालकुआ रेलवे जंक्शन पर उत्तराखंड प्रवासियों को लेकर जो भी ट्रेन पहुँच रही है, उन प्रवासियों को पर्वतीय जनपदों में उनके घरों तक पहुँचाया जा रहा है। इसके बावजूद भी इन कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। इधर परिवहन निगम के ARM का कहना है कि शासन को अवगत करा दिया गया है, जल्द ही सभी का पूरा वेतन भुगतान कर दिया जाएगा। लगातार इस कोविड-19 महामारी के दौरान पूरे प्रदेश में रोडवेज कर्मचारी लगातार 2.5 माह से अनिवार्य सेवाओं में होने के जिस तरह राज्य सरकार द्वारा दिशा निर्देश दिए जाते हैं, परिवहन निगम के कर्मचारी लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पर्वतीय मार्गों पर जाने पर चालक परिचालकों को कई जगह ऐसी स्थिति आ जाती है कि उनको खाना भी नहीं मिल पाता। लगातार परिवहन निगम से यूनियन द्वारा मांग की गई। यूनियन द्वारा दिसंबर माह में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में याचिका लगाई गई थी। याचिका में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा स्पष्ट आदेश दिए गए थे कि परिवहन निगम कर्मचारियों को समय से वेतन दिया जाए। परिवहन निगम का लगभग जन कल्याणकारी योजनाओं का 66 करोड़ रुपये राज्य सरकार के पास बकाया है। अगर परिवहन निगम को राज्य सरकार हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं हिल लॉस का पैसा का अगर भुगतान करती है, तो उसी से इन कर्मचारियों का 3 माह का लगभग 2.5 माह हो चुके हैं। ये माह पूरा होने के बाद 3 माह हो जाएंगे, इसी से भुगतान हो सकता है। तो वहीं पौड़ी में इंडस्ट्री एरिया जशोधरपुर में श्रमिकों को अपने मेहनताना के लिए फैक्ट्री के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।
पुष्कर स्टील फैक्ट्री में श्रमिकों के खून पसीने की कमाई को फैक्ट्री मालिकों के द्वारा गबन करने का मामला प्रकाश में आया है। श्रमिक लगातार ठेकेदार से अपनी मजदूरी मांग रहे हैं, लेकिन ठेकेदार को फैक्ट्री मालिक के द्वारा काम का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसमें आज ठेकेदार ने अपने मजदूरों के साथ फैक्ट्री में पहुंचकर कार्य बहिष्कार करते हुए अपनी मजदूरी मांगने की गुहार लगाई। लेकिन फैक्ट्री के जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा मजदूरों को मजदूरी मांगने पर अभद्र व्यवहार उनके साथ किया गया। प्रॉब्लम ये कि हमें बाबूजी तनख्वाह दे रहे हैं, मतलब मार्च मतलब पूरे लॉकडाउन में हमारी तनख्वाह काट रहे हैं, है ना। हम मुझे बोल रहे हैं कि 19 दिन के पैसे मिलेंगे तुझे, है ना। 18 आदमी काम करते हैं मेरे पास, 18 आदमी ये पैसे मांगे मैं कहाँ से दूंगा, हैं। और अभी तक मुझे तनख्वाह नहीं मिली, पूरी फैक्ट्री में तनख्वाह मिल गई, मुझे पैसे नहीं मिले अभी तक। कल करके मुझे टरका रहे हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़। नमस्कार।